Hello everyone. Today's topic is sexual harassment. First of all, meaning. तो sexual harassment होती क्या है? As per Section 2 of Employment Act 1955, sexual harassment is defined as any unwanted conduct of a sexual nature, whether verbal, non-verbal, visual, gestural, or physical, directed at a person, which is offensive or humiliating or is a threat to his well-being arising out of and in the course of his employment. So what is sexual harassment? किसी भी इंसान की तरफ से, किसी भी पर्सन की तरफ से इस तरह का बिहेवियर करना जिसमें आपकी जो इंटेंशन है वो सामने वाले पर्सन को या तो डिस्टर्ब करना या थ्रेटन करना है, तो उसको हम हरासमेंट कह सकते हैं. ये एक तरह का ऑकवर्ड बिहेवियर है जहाँ पे आपका इंटेंशन ही सामने वाले पर्सन को परेशान करना है, तो उसको हम हरासमेंट कह सकते हैं. हरासमेंट जो है वो वर्बल, नॉन वर्बल हो सकती है, विजुअल हो सकती है, जेस्चरल, फिजिकल, किसी भी तरह से आप सामने वाले पर्सन को हरास कर सकते हैं. तो यूजुअली हरासमेंट वैसे जो है वो बहुत तरह से होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो ज़्यादा एक कॉमन टाइप है जो देखने को मिलती है अमंग द एम्प्लॉयज़. फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है हमारे पास. फर्स्ट फॉर्म इज क्विड प्रो क्यो, दैट इज दिस फॉर दैट. तो इस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट वो हरासमेंट है जहाँ पे कोई एक जो पार्टी है वो किसी ऐसी पोजीशन, पावरफुल पोजीशन पे काम कर रही है कि वो बड़ी इजीली सामने वाले पर्सन के जो करियर है उसको इफेक्ट कर सकती है. आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर रैंक, बिकॉज ऑफ योर पोजीशन. तो वहाँ पे आप उसको उस तरीके से हरास करने की कोशिश करते हैं कि इधर implies और explicit promise of preferential और detrimental treatment employment, कि आप उसको ये धमका देते हैं कि आप employment, during employment आप उसको, अगर वो आपके लिए ये काम कर दे तो आप उसको preferential कुछ promise कर देते हैं कि कुछ अच्छा देंगे, अच्छी position पे पहुंचाएंगे, better reward दिलवा सकते हैं. या detrimental भी हो सकता है कि आप उसके against कुछ negative कर सकते हैं. implies और express threat about her present और future employment status. तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके हो सकता है कि आप उसको सेक्सुअली हरास कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसको धमकी किस चीज़ की दे रहे हैं कि आप उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको मतलब बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं. तो आप उसको इस तरह से शो कर रहे हैं. तो यूजुअली इस तरह का जो हरासमेंट है वो देखने को मिलता है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को हरास कर सकता है क्योंकि वो इस पोजीशन पे है. सिमिलरली किसी वर्क प्लेस में जो सुपरवाइज़र है वो अपने एम्प्लॉय को इस तरह से हरास कर सकता है. देन अनदर फॉर्म वी हैव हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट. तो हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे जो सुपरवाइज़र है, बॉस है या कोई सीनियर है वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपने वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉय को. तो इस तरह की हरासमेंट जो है वो विजुअल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, वर्बल हो सकती है या नॉन वर्बल भी हो सकती है. तो इस तरह से है. ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट है ये भी, विच इज़ ऑब्वियसली लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ एंड सेफ्टी. जो विक्टिम है उसकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, उसकी सेफ्टी को भी लेके उसमें जो है वो डर पैदा हो जाता है. देन इज इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. तो अगर इस तरह की कोई भी हरासमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होती है किसी भी विक्टिम के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, तो उसके इफेक्ट क्या हैं. तो इसमें एक पर्सन के ऊपर इसका इमोशनल इफेक्ट भी पड़ता है, फिजिकल भी पड़ता है, इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ता है. इमोशनल इफेक्ट हम कह सकते हैं कि जैसे वो पर्सन जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, इस तरह की वर्किंग कंडीशंस में काम करके वो स्ट्रेस में आ जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो सकती है. उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ स्टीम कम हो जाती है. तो ये इमोशनल इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर. जबकि फिजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल कि उसका जो वेट लॉस है या वेट फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, टायर्डनेस हो सकती है, या फिर उसको हेडेक की प्रॉब्लम, नोजिया की प्रॉब्लम्स जो हैं, ये इस तरह के फिजिकल जो हैं इफेक्ट के इंडिकेटर्स होते हैं. और देन वी हैव इकोनॉमिक इफेक्ट. इकोनॉमिक इफेक्ट तो ऑब्वियसली जो विक्टिम है उसको लगता है ऐसा कि अगर उसने सामने अपने बॉस की जैसे जो बात है वो नहीं मानी तो उसको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा. तो जॉब जाएगी तो उसकी वजह से भी उसको फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं.
या जॉब से नहीं निकाला तो मे बी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा, आपको इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे, आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही जानबूझ के, या प्रमोशन वगैरह का अगर आपको लग रहा था कि चांसेस हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन आपको वो भी नहीं प्रोवाइड की जा रही अपॉर्चुनिटी, तो ये कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो अगर किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए होने से, तो इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्या है? फर्स्ट वी हैव बिल्ड गुड ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए कोई कुछ स्टेप उठाती है या एक्शन लेती है या हमेशा तैयार रहती है कि इस तरह से सिस्टम सेट किया है कि ऐसा कुछ केस आए ही ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है या जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी में बहुत अच्छी बनती है। सेकेंड वी हैव डिक्रीजेज एम्प्लॉय टर्नओवर। तो हरासमेंट फ्री वर्क इन्वायरमेंट अगर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हार्ड वर्किंग होंगे और इससे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ेगी एज वेल एज जो एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे, तो टर्नओवर कम हो जाएगी। देन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जब वो हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से डेडिकेटेड आपको परफॉर्मेंस देंगे, तो ऑब्वियसली इससे प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की भी बढ़ेगी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। देन सेव्स ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है वो आ जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती है, क्योंकि इसका पूरा लीगल प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। लेटर ऑन के आपको इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूज़ करवाने पड़ते हैं, देन आपको स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके अपर मैनेजमेंट को सबमिट करवानी है, देन लीगल प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट होती है, तो बहुत सारी कॉस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती है। तो इफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो है it is avoiding such type of cases in the organization, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की जो ये इस तरह के जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे, तो इट विल सेव द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वी हैव मेंटेन हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से अक्सर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होती है, काम अच्छे से हो नहीं पाता वहाँ पे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही ऐसा सिस्टम लेके चले कि इस तरह का कोई केस आए ही ना, तो ऑब्वियसली इससे जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के जो रिलेशंस हैं या मैनेजमेंट और वर्कर्स के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बनते हैं, गुड रिलेशंस बनते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करेंगे तो इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों को ही इसका बेनिफिट मिलता है। Then we have Supreme Court's guidelines on sexual harassment of women at workplace. So जो सेक्सुअल हरासमेंट है वुमेन की वहाँ वर्क प्लेस पे, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। ये गाइडलाइंस इशू की गई थी 1997 में, जब एक राजस्थान में एक NGO जिसका नाम था विशाखा, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी अगेंस्ट गैंग रेप ऑफ अ सोशल वर्कर। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी रिगार्डिंग दी सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो वो गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी एम्प्लॉयर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट को लेके अपना जो एक प्रोसीजर है वो क्लियरली डिफाइन कर दे और वहाँ पे उनको बता दे कि अगर इस तरह का कोई केस आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। देन सेकेंड वी हैव सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है जो। तो सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें आता है फिजिकल कांटेक्ट किसी भी तरह का अगर किया गया है एम्प्लॉय के साथ, मतलब विमेन के साथ बेसिकली, डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ फॉर सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास किए गए हैं या कोई किसी तरह की कोई पोर्नोग्राफी शो की गई है, दिखाई गई है, तो ये सब कवर होते हैं अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। देन थर्ड गाइडलाइन हमारे पास है प्रिवेंटिव स्टेप्स।
तो ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के केसेस को अवॉइड करने के लिए। तो वो क्या कर सकता है, वी हैव सर्कुलर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सर्कुलर्स या पॉलिसीज़ इस तरह से बनाई जा सकती हैं जिनको वाइडली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनको जगह जगह पे डिस्प्ले भी किया जा सकता है ताकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को उसके रिगार्डिंग अवेयर कर सको। देन स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के किसी भी केस के रिगार्डिंग जो है वो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ डिसाइड कर सकती है अगेंस्ट दी हरासर, कि अगर कोई हरास करेगा तो उसको इस तरह से मतलब ये पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी, इस तरह से उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ये आप अपने रूल्स रेगुलेशन में मेंशन कर सकते हैं। एंड देन प्रोविजंस, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सारे नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए वर्क प्लेस पे। अच्छी प्रोविजंस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग वर्क, रिक्रिएशन, हेल्थ और हाइजीन को लेके, सो दैट जो फीमेल एम्प्लॉई हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील ना करें। देन नेक्स्ट वी हैव क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सो ये पॉइंट हमें कहता है कि गाइडलाइन हमें बताती है कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए अगेंस्ट दी हरासर। तो हरासर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट वगैरह अगर करनी है, अगर सपोज ऐसा कोई केस हो ही गया है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो विक्टिम है उसको ये ध्यान रखना है अथॉरिटी ने कि उसको किसी भी तरीके से टारगेट ना किया जाए और जितनी हो सके उसको नेसेसरी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है आफ्टर द कंप्लेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द विक्टिम। तो अब एक बार उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी तो आपको उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और ऑब्वियसली उसको जिस भी वे में आप कर सकते हैं आपने उसको हेल्प करना है। देन वी हैव डिसिप्लिनरी एक्शन, जो एम्प्लॉयर है उसको डिसिप्लिनरी जो भी नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है एज पर लॉ वो लेना है अगेंस्ट द हरासर जिसने भी हरास किया है। देन वी हैव कंप्लेंट मैकेनिज्म, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कंप्लेंट को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। और जो उस कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए वो जो आप सिस्टम बना रहे हैं, जो मैनेजमेंट में जो वो पार्ट बना रहे हैं, उसकी एक लेडी ऑफिसर जो है वो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कि इस तरह की कंप्लेंट्स को वो हैंडल करे। ऑब्वियसली जो विक्टिम है ऑब्वियसली वो विमेन है, तो वो जो वुमेन है वो विमेन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी इस तरह के रिगार्डिंग केस के बारे में कोई बात करने में, डिस्कस करने में, इसलिए जो इसका इंचार्ज है वो एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। देन वी हैव कंप्लेंट कमेटी, कंप्लेंट कमेटी जो बनाई जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनाई जाएगी। कमेटी में जो हेड होंगी वो एक विमेन ही होगी और कम से कम उस कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें से भी 50% मेंबर जो हैं वो विमेन ही होनी चाहिए। और कमेटी किसी भी तरह के किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कमेटी में जो NGOs होती हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनको एज अ मेंबर भी अपॉइंट किया जा सकता है। और यहाँ पे कमेटी को क्या करना है, उसको एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है और वो रिपोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वहाँ पे सबमिट करवानी होती है, ये कमेटी का काम है। देन इज़ वर्कर इनिशिएटिव, सो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ हुआ या उनके किसी कुलीग के साथ हुआ, तो वो जो भी मीटिंग्स वगैरह जब की जाती हैं तो उसमें वो खुल के उसके बारे में बता सकें, वो अपने कंप्लेंट कर सकें, अपने आइडियाज़ भी दे सकें। तो वर्कर्स को इनिशिएटिव जो है वो पूरा प्रोवाइड करना चाहिए। एंड देन इज़ अवेयरनेस, जो फीमेल हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और सर्कुलर्स वगैरह बने होने चाहिए और उनको डिस्प्ले पे लगाए रखना चाहिए ताकि हर पर्सन को अपने राइट के लिए जो पर्सन है वो अवेयर हो। एंड देन लास्ट वी हैव थर्ड पार्टी हरासमेंट, अगर जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय ने नहीं की, इनफैक्ट वो किसी थर्ड पार्टी ने की है, तो उस केस में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो सारे नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए जो कि आप उसकी कंप्लेंट को रिड्रेसल के लिए अदरवाइज लेते हैं। यानी कि अगर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता तब जो आप एक्शंस लेते हैं, थर्ड पार्टी के केस में भी आपको वही एक्शन लेने चाहिए।
Then we have legal perspective, that is compulsory workplace guidelines on sexual harassment. क्या compulsory guidelines जो हैं वो issue की गई हैं under Anti Sexual Harassment Act of 2013. तो एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? इट इज़ क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन ऑल द ऑफिसेज और ब्रांचेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू विच द एक्ट अप्लाइज. सो जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिसेज में या ब्रांचेज में ये वाला एक्ट अप्लाई होता है, वहाँ पे आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी. ये जो कमेटी बनाई जाएगी, इसमें कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ जो हैं अगर हैं तो आपको ये कमेटी बनानी ही पड़ेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हैं तो. देन इज़ अलाइनमेंट ऑफ एंटी सेक्शुअल हरासमेंट पॉलिसी विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ. तो ये हमें कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सेक्शुअल हरासमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो दूसरी कंपनीज़ को देख के बना लेती हैं कि उन्होंने बनाई है तो हम भी बना लेते हैं. तो ऐसा मतलब सिर्फ लॉ बना देना या पॉलिसी बना देना कागज़ों में, दैट इज़ नॉट इनफ. इससे हमारा कोई पर्पस नहीं सॉल्व होता. तो ये हमें कहता है कि उन लॉज को फॉलो भी किया जाए. ये चीज़ भी मैनेजमेंट ने ध्यान में रखनी है कि उन रूल्स को, उन लॉज को, उन एक्ट्स को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जा रहा है. Then is changes in the employment contract to make the employees legally bound for the act of sexual harassment in the workplace. जो भी नए एम्प्लॉयज़ आप अपॉइंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, जैसे या जो सर्विस रूल बुक होती है उनकी, उसमें ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि अगर वो पर्सन जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए वो पेनल्टी वगैरह या जो भी आपने वहाँ पे पनिशमेंट्स रखी हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा. और अगर जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ भी आप उनके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड करके उसमें चेंजेस करके ये वाला क्लॉज ऐड करवाएंगे. देन इज़ ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस. तो ये हमें कहता है कि जो एम्प्लॉयर है ये उसको चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के केस को लेके. तो उसके लिए उनको वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए या सेमिनार्स लगाने चाहिए और इसके रिगार्डिंग जो है वो सब जो रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करते रहना चाहिए पीरियडिकली, टाइम टू टाइम. Then is displaying the penal consequences of indulging in acts of sexual harassment. तो sexual harassment में अगर कोई पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हुआ तो उसको क्या क्या पनिशमेंट्स मिलेंगी, इसके लिए सर्कुलर बना के उन सर्कुलर्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं एट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. जो आईसीसी के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, ये सब भी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट की जा सकती हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है इस तरह की, तो आप किसको मिल सकते हैं, किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कि इस नंबर पे आप उनसे बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा. And then we have helping the employee to initiate legal action against the perpetrator for sexual harassment under criminal law. तो ये हमें बताता है कि कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है वो किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की वजह से नहीं हुई, बट वो कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई बाहर का बंदा आके ऐसा कुछ कर गया है तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर नहीं सकती. इस केस में भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वो सारी हेल्प अपने विक्टिम को प्रोवाइड करना पड़ेगा. जैसे FIR करवानी है, फाइल करवानी है या उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो ये सारे काम इवन देन ऑर्गेनाइजेशन को करने ही पड़ेंगे. And then lastly we have providing necessary facilities to the complaint committee for dealing with sexual harassment instances. So जो भी complaint committee हमने बनाई है उसको जो भी information चाहिए, organization की duty बनती है उसको help करना. जो भी help committee को चाहिए, जैसे कि उनको कोई एक obviously आपने एक committee बनाई है तो उनको एक जगह चाहिए आपकी organization में जहाँ पे बैठ के वो inquiry conduct कर सकते हैं, तो वो place आपने provide करनी है. then उनको computers की या फर्नीचर की ज़रूरत है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे. उनको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जैसे फैक्स है, ईमेल करनी है, फ़ोन की ज़रूरत है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे.
तो इस तरह से मतलब अपने काम को स्मूथली रन करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी हेल्प जो है उस कमेटी को चाहिए, वो सारी हेल्प प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की ही ड्यूटी बनती है. So that was all about today's topic. Thank you so much.